तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जीडीएस की न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग में, जिसमें कि आप सभी लोग को मालूम है 44,228 सीटों पर यह वैकेंसी आई हुई है। इसमें 90% से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जीडीएस की नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं। आप सभी लोग को मालूम है कि 5 अगस्त जो है ये लास्ट डेट होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज आप चाह के भी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं ना, इस गलत फहमी में है कि 5 अगस्त के बाद लास्ट डेट को और एक्सटेंड किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस गलत फहमी में आप लोग बिल्कुल भी मत रहिएगा, क्योंकि लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। और देखिए, फॉर्म अप्लाई तो कर रहे हैं काफी सारे बच्चे, लेकिन 50% कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि फॉर्म अप्लाई करने में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, तरह तरह की गलतियां कर रहे हैं। तो स्टूडेंट कहां पर गलती कर रहे हैं उसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मतलब कि आए बाएं साएं जिस प्रकार से मर्जी है ना, उस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई कर दे रहे हैं। अभी कल क्या हुआ था कि एक कैंडिडेट से मेरी बात हो रही थी फोन पे, वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसने किया क्या है कि एससी कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। बताइए कितनी बड़ी गलती किए हैं। अगर मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस बंदे का अगर नाम आ जाता है मेरिट सूची में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उससे एससी कैटेगरी का जो है कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो ये बंदा कहां से देगा, वहीं पर आपको इनको जो है पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, और अगर आपने भी इस प्रकार की गलतियां कर रखे हो तो इसको आप सभी लोग सुधार लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट कहां पर गलती कर रहे हैं और किस प्रकार से आप इसे सुधार सकते हो, सबसे पहले इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा ना, तो काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अपने डिवीजन में खुद की कैटेगरी में कितनी सीट है उसे चेक किए बगैर ही फॉर्म को अप्लाई कर दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। सपोज दैट आप मध्य प्रदेश से अप्लाई करते हो और आप बालाघाट से फॉर्म को अप्लाई किए हो, ठीक है ना। बालाघाट में मान लीजिए कि 150 सीटें हैं, ठीक है ना। इसमें 150 सीटें तो हैं, लेकिन इसमें जनरल, ओबीसी, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी शामिल है, ठीक है ना। साथ में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी भी शामिल है। तो इसमें आपको यह देखना है ना, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यह देखना है कि प्रॉपर आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। मान लीजिए 150 सीटें हैं, वो तो टोटल कैटेगरी मिला करके 150 सीटें हैं, और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और मात्र आपकी कैटेगरी में यहां पर मात्र 10 सीटें हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपका यहां से सिलेक्शन हो पाएगा? आपका यहां पे सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है बहुत कम है। तो यहां से आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। लेकिन बच्चे जानते हैं क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उस डिवीजन में 400 सीटें हैं, तो मैं यहां से फॉर्म को अप्लाई कर दूं। यार इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, उसके बाद जो आप प्रेफरेंस दे रहे हो, टोटल प्रेफरेंस में ऑप्शन कितने आ रहे हैं, और जिस डिवीजन से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो आपकी कैटेगरी में यहां पर कितनी सीटें हैं। नंबर 2 की अगर मैं बात करूंगा, तो रिजर्वेशन कोटा के अंतर्गत किसे कितना आरक्षण मिलेगा उसके बारे में मैं आपको यहां पर जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि काफी सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं तो मुझे जो है कितना रिजर्वेशन कोटा मिलेगा। देखिए नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा, तो सामान्य वर्ग यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का नाम आता है, इसको केवल 10% का जो है रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है। और वो भी कब से स्टार्ट हुआ है, 2019 में संविधान संशोधन बिल जब पास हुआ था ना, उसके बाद से यूआर कैटेगरी को 10% का रिजर्वेशन मिलता है। इससे पहले इनको किसी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता था, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा, तो अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे हम लोग ओबीसी के नाम से जानते हैं, इनको सबसे ज्यादा 27% का रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति को यानी कि एससी कैटेगरी को 15%, अनुसूचित जाति एसटी कैटेगरी को 7.5%, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो इनको जो है 10% का रिजर्वेशन मिलता है। अब यहां पर आप सभी लोग ये समझिए कि यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे ज्यादा है ना। उसके बाद ओबीसी में सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो यार इन सभी का लाभ आप लोग उठाइए ना। अगर अनरिजर्व कैटेगरी में 19,862 सीटें हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी से, एसटी से, ओबीसी से या फिर ईडब्ल्यूएस से, तो आपको क्या करना है, आपको प्रेफरेंस यूआर कैटेगरी से भी देना है, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांस यहां पर ज्यादा हो। ये 19,862 सीटें ये केवल देखने के लिए नहीं दिया गया है। और काफी सारे बच्चे जानते हैं ऐसे भी हैं जिनको प्रेफरेंस के बारे में पता ही नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर ये प्रेफरेंस होता क्या है और जो है इसका यूज किस प्रकार से किया जाता है। मैंने प्रॉपर कई बार वीडियो बना करके आपको समझाया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने
मैंने वीडियो बनाया था जिसको कि 50 से 60 हज़ार बच्चे देखें उस वीडियो को। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है ना तो उस वीडियो जा करके देखिए आप लोग, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा कि किस प्रकार से आप सभी लोग पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। एससी कैटेगरी में 5,941 सीटें हैं। उसके अलावा एसटी कैटेगरी की मैं बात करूंगा तो 4892 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 4330 सीटें हैं, पीडब्ल्यूडी में 1179 सीटें हैं। तो इन सभी का आप लोग लाभ उठाइए। सबसे ज्यादा सीटें अनरिजर्व कैटेगरी में है तो आपको लाभ यहां पर इसको उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो पोस्ट प्रेफरेंस में बहुत सारी बच्चे जो है गलतियां कर रहे हैं और कुछ तो पोस्ट प्रेफरेंस दे ही नहीं रहे। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको किस कैटेगरी में पोस्ट प्रेफरेंस आप दे सकते हो जो कि पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, ठीक है ना। गलत तरीके से आप पोस्ट प्रेफरेंस दोगे तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इस बार की अगर मैं बात करूंगा ना तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है 50% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनका फॉर्म पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से फॉर्म को अप्लाई किया है। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूंगा तो इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो जनरल कैटेगरी का बंदा है ना वो केवल जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। वो ओबीसी से, पीडब्ल्यूडी से या फिर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। इस चीज को मैंने कितनी बार बताया है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को समझिए। उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी का जो बंदा है वो ओबीसी से तो फॉर्म को अप्लाई करेगा, साथ में अनरिजर्व कैटेगरी से पोस्ट प्रेफरेंस दे सकता है जिससे कि उसके सिलेक्शन के चांस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन ओबीसी का जो बंदा है जो रजिस्ट्रेशन करेगा वो अपनी खुद की कैटेगरी से रजिस्ट्रेशन करेगा। ऐसा नहीं है कि ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और आप जो है जनरल कैटेगरी से आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। आपको केवल प्रेफरेंस देना है जनरल कैटेगरी से और आपको रजिस्ट्रेशन खुद की कैटेगरी से ही फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है ना। उसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी का बंदा है वो पीडब्ल्यूडी से तो फॉर्म को अप्लाई करेगा, साथ में यूआर से भी प्रेफरेंस दे सकता है। एससी कैटेगरी का जो बंदा है वो एससी कैटेगरी में तो फॉर्म को अप्लाई करेगा, साथ में यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से भी प्रेफरेंस दे सकता है। और जितने ऑप्शन आपके उसमें आ रहे हो ना सब में प्रेफरेंस आपको देना है। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि 4 या फिर 5 प्रेफरेंस देने के बाद उसे पूरी तरीके से छोड़ दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपके ऑप्शन में मान लीजिए 100 पोस्ट प्रेफरेंस देने का ऑप्शन आ रहा है तो सभी में आपको प्रेफरेंस देना है। 50 आ रहा है तो इसमें आपको सभी प्रेफरेंस देना है जिससे कि आपके सिलेक्शन का चांस जो है बढ़ जाए। ये नहीं कि 2-3 प्रेफरेंस देखने के बाद आप जो है छोड़ दें। ये गलती करोगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एसटी कैटेगरी का जो बंदा है वो एसटी कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करेगा और साथ में यूआर कैटेगरी से भी प्रेफरेंस दे सकता है। और ईडब्ल्यूएस का जो बंदा है वो जनरल कैटेगरी से भी प्रेफरेंस दे सकता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आप लोग समझ में आ गया होगा। और देखिए प्रेफरेंस आपको देना बहुत जरूरी है। ऐसा मत कीजिएगा कि आप बिल्कुल प्रेफरेंस दिए बगैर ही फॉर्म को सबमिट कर दें। अगर ये ऐसा करोगे ना तो आपके सिलेक्शन के चांस जो है यहाँ पर काफी घट जाएगा। और देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, एक्स्ट्रा शातिर हैं। मुझसे क्या कह रहे थे कि सर ये बताइए कि 2 सर्कल या फिर 2 डिवीजन से एक साथ जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं क्या, यानी कि इस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करना सही रहेगा या फिर गलत रहेगा। कहने का मतलब यह है कि 2 रजिस्ट्रेशन करके वे अप्लाई करना चाहते हैं, एक में अपना फादर नेम और दूसरे में मदर नेम डाल करके जो है वो क्या करना चाहते हैं कि 2 जगह से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप 2 डिवीजन या 2 सर्कल से फॉर्म को अप्लाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा। और जो भी आपको ये बताया है ना कि एक रजिस्ट्रेशन में आप अपना फादर का नाम डाल दीजिएगा और दूसरे में आप अपना मदर का नाम डाल करके रजिस्ट्रेशन 2 कर सकते हैं, ये सरासर गलत है। इसमें देखिए होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका नाम तो चेंज नहीं होगा, आपका हाई स्कूल का जो रोल नंबर होगा वो भी सेम रहेगा दोनों रजिस्ट्रेशन में। उसके अलावा आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भी सेम रहेगा, है ना। ये सारी चीजें सेम रहेगा ना। तो इसमें यह बताइए कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट सूची में नाम आ जाता है, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिजी लॉकर के माध्यम से होता है तो वहां पर आप पकड़े जाओगे कि नहीं, और हो सकता है कि आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो जाए क्योंकि आप गलत तरीके से जीडीएस की नई भर्ती में नौकरी लेना चाहते हो। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। एक डिवीजन से एक सर्कल से आपको फॉर्म अप्लाई यहां पर करना है, फेक रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि एप्लीकेशन स्टेटस आपको जरूर चेक करना है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस है उसे चेक कर लीजिए कि आपका जो स्टेटस है वो एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है। अगर एक्सेप्ट है तब तो ठीक है, और अगर रिजेक्ट हो गया है तो उसे एक बार आप लोग
अच्छी तरीके से देख करके उसमें आप सभी लोग सुधार कर लीजिए, ठीक है ना। और एप्लीकेशन का प्रिंट अगर अभी तक आप सभी लोगों ने नहीं निकाला है तो उसे भी आप सभी लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या होता है कि देखा जाता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किस प्रकार से अपना इंफॉर्मेशन जो है वो फिल किए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रिंट को आप लोग जरूर से जरूर निकलवा लीजिएगा। और काफ़ी सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर ये बताइए कि इस बार कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं आपको देखिए खुल करके बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और जो टीचर जो यूट्यूबर आपको बता रहे हैं ना कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा, वो सरासर आपको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं बताया गया है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। केवल यहाँ पर यह बताया गया है कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, उसके अलावा सर्टिफिकेट नहीं भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए फॉर्म एडिट के टाइम पे काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर ये बताइए क्या क्या एडिट हो सकता है और क्या क्या एडिट नहीं हो पाएगा। तो फॉर्म एडिट आप सभी लोग को मालूम है 6 तारीख से लेकर के 6 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त के बीच में आप जो है फॉर्म एडिट कर सकते हो प्रॉपर पूरा। यहाँ पर 3 दिन का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है ना, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी को चेंज नहीं कर सकते हो, इसे आप सभी लोग बदल नहीं सकते हो। उसके अलावा जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन फिल किया है, आप सर्कल चेंज करना चाहते हो, डिवीज़न चेंज करना चाहते हो, परमानेंट एड्रेस चेंज करना चाहते हो, अगर मान लीजिए कि हाई स्कूल का जो मार्कशीट है उसमें आपने गलत नंबर उसमें फिल हो गया हो गलती से, तो उसे आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी चेंज हो जाएगा। फादर नेम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो सब कुछ आप चेंज कर सकते हो, बस आप सभी लोग मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। उसके अलावा एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनल मैसेज कर सकते हो, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।